दास्तान ईमान फरोशों की। काहिरा से 1.5 मील दूर जहाँ एक तरफ रेत के टीले और बाकी हर तरफ सहरा रेत के समंदर की मानींद उफक तक फैला हुआ था। इंसानों के समंदर तले दब गया था। ये लाखों इंसानों का हजूम था। इनमें शुतर सवार भी थे और घोड़ा सवार भी। बहुत से लोग गधों पर भी सवार थे। तादाद उनकी ज़्यादा थी जिनके पास कोई सवारी नहीं थी। लातादाद हजूम 4-5 दिनों से सहरा की इस वसत में जमा होना शुरू हो गया था। काहिरा के बाज़ारों में भीड़ और रौनक ज़्यादा हो गई थी। सराय भर गई थीं। ये लोग दूर दूर से इस सरकारी मनादी पर आए थे कि 6 रोज़ बाद काहिरा के मज़ाफ़ाती रेगिस्तान में मिस्री फ़ौज घुड़सवारी, शुतर सवारी, दौड़ते घोड़ों और ऊँटों से तीरंदाजी और बहुत से जंगी कमालात का मुजाहरा करेगी। मनादी में यह ऐलान भी किया गया था कि गैर फौजी लोग भी इन मुजाहरों में जिस किसी को चाहें तेज़ ज़नी, कुश्ती, दौड़ते घोड़ों की लड़ाई और तीरंदाजी वगैरह के लिए ललकार का मुकाबला कर सकते हैं। ये मनादी सलाहुद्दीन अयूबी ने कराई थी। इसके 2 मकसद थे। एक ये कि लोगों को फ़ौज में भर्ती होने की तरगीब मिलेगी और दूसरे ये कि जो लोग अभी तक सुल्तान को फ़ौजी लिहाज से कमज़ोर समझते हैं इनके शकूक रफ़ा हो जाएं। सुल्तान अयूबी को जब ये इत्तलाएं मिलने लगीं कि लोग 6 रोज़ पहले ही तमाशागाह में जमा होना शुरू हो गए हैं तो वो बहुत खुश हुआ। मगर अली बिन सुफियान परेशान सा नज़र आता था। इसने सुल्तान के आगे इस परेशानी का इजहार कर भी दिया था। सुल्तान अयूबी ने मुसर्रत से उससे कहा था, अगर तमाशाइयों की तादाद लाख हो जाए तो हमें 5000 सिपाही तो मिल ही जाएंगे। मोहतरम अमीर, अली बिन सुफियान ने कहा, मैं तमाशाइयों के हजूम को किसी और जाविये से देख रहा हूँ। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर तमाशाइयों की तादाद 1 लाख हुई तो इसमें 1000 जासूस होंगे। देहात से औरतें भी आ रही हैं। इनमें से ज़्यादातर सूडानी हैं। इनमें अक्सर का रंग इतना गोरा है कि ईसाई औरत इसमें छुप सकती है। मैं तुम्हारी इस मुश्किल को अच्छी तरह समझता हूँ, अली, सुल्तान ने कहा, लेकिन तुम जानते हो कि मैंने जिस मेले का इंतज़ाम किया है वो क्यों ज़रूरी है। तुम अपने महकमे को और ज़्यादा होशियार कर दो। मैं इस हक़ में हूँ, अली बिन सुफियान ने कहा। ये मेला बहुत ही ज़रूरी है। मैंने अपनी परेशानी आपको परेशान करने के लिए नहीं बताई, सिर्फ ये इतला पेश की है कि ये मेला अपने साथ क्या ख़तरा ला रहा है। काहिरा में आर्जी कैबा खाने खुल गए हैं और सारी रात शायकीन से भरे रहते हैं। तमाशाइयों में से बाज़ ने शहर के बाहर हैमे नस्ब कर लिए हैं। मेरे घरों ने मुझे इतला दी है कि इनमें भी कमारबाज और असमत फरोशों के हैमे मौजूद हैं। कल मेले का दिन है। नाचने वाले उन्होंने तमाशाइयों से दौलत के ढेर इकट्ठे कर लिए हैं। मेला ख़त्म हो जाएगा तो ये गलाजत भी हजूम के साथ ही साफ़ हो जाएगी। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं इस पर पाबंदी आयद नहीं करना चाहता। मिस्र की अखलाकी हालात अच्छी नहीं। रक्स और असमत फरोशी 1-2 दिनों में ख़त्म नहीं की जा सकती। अभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तमाशाइयों की ज़रूरत है। मुझे फ़ौज तैयार करनी है और तुम जानते हो अली, हमें बहुत ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत है। मैंने फ़ौज और इंतज़ामिया के सरबराहों के अफलास में ये ज़रूरत वजाहत से बयान कर दी थी। मैं आपको इस वजाहत से रोक नहीं सकता था, अमीर मोहतरम, अली बिन सुफियान ने कहा। मेरी सुराग रसान निगाहों में इन सरबराहों में निस्फ ऐसे हैं जो हमारे वफादार नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो आपको इस गद्दी पर नहीं देखना चाहते और बाकी जो हैं उनकी दिलचस्पियाँ सूडानियों के साथ हैं। मैंने इनमें से हर एक के पीछे एक आदमी छोड़ रखा है। मेरे आदमी मुझे इनकी सरगर्मियों से आगाह करते रहते हैं। किसी की कोई ख़तरनाक सरगर्मी सामने आई? सुल्तान अयूबी ने पूछा। नहीं, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, सवाए इसके कि ये लोग अपनी हैसियत और रुतबों को फरामोश करके रातों को मशकूक खैमों में और उन मकानों में जाते हैं जो आर्जी कैबा खाने और रक्सगाहें बन गई हैं। 2 ने तो नाचने वाली लड़कियों को घरों में भी बुलाया है। इनसे ज़्यादा मेरा दिमाग उन 2 बादबानी कश्तियों पर घूम रहा है जो 10 रोज़ गुजरे बहरे रोम के साहिल के साथ देखी गई थीं। उनमें क्या ख़ास बात थी? सुल्तान अयूबी ने पूछा। उस वक़्त तक बहरे रोम के साहिल से फ़ौज को वापस बुला लिया गया था। वहाँ ढकी छुपी जगहों पर 2-2 फ़ौजी समंदर पर नज़र रखने के लिए बिठा दिए गए थे। अली बिन सुफियान ने माहीगीरों और सहराई खाना बदोशों के लिबास में साहिल पर इंटेलिजेंस के चंद आदमी मुकर्रर कर दिए थे। यह तमाम एक तो इसलिए किया गया था कि सलीबी अचानक हमला न कर दें और दूसरा इसलिए कि इधर से सलीबियों के जासूस ना आ सकें। मगर साहिल बहुत लंबा था। कहीं कहीं चट्टानें भी थीं जहाँ समंदर अंदर आ जाता था। साहिल पर नज़र नहीं रखी जा सकती थी। 10 रोज़ गुजरे। ऐसी ही एक जगह से जहाँ समंदर चट्टानों के अंदर आया हुआ था 2 बादबानी कश्तियाँ निकलती देखी थीं। वो शायद रात को आई थीं। उन्हें जाता देखकर सुल्तान के 2 सवार सर पे घोड़े दौड़ाते इस जगह पहुँचे जहाँ से कश्तियाँ निकल कर गई थीं। वहाँ कुछ भी न था, कोई इंसान नहीं था और कश्तियाँ समंदर में दूर चली गई थीं। कश्तियों और बादबानों की साख बताती थी कि ये मिस्र के माहीगीरों की नहीं, समंदर पार मालूम होती थी। सवार थोड़ी दूर तक सहरा में गए, उन्हें किसी इंसान का सुराग नहीं मिला। उन्होंने कायरा इत्तला भिजवा दी थी कि साहिल के साथ
2 मशकूक कश्तियाँ देखी गई हैं। अली बिन सुफियान के लिए ये मुमकिन न था कि रेगज़ार में उन्हें ढूंढ लेता जो कश्तियों में से उतरे थे। इत्तला पहुँचते पहुँचते 3 दिन गुजर गए थे। ये भी यकीन नहीं था कि कश्तियों से कौन उतरा है। अली बिन सुफियान ने सुल्तान अयूबी के इस सवाल के जवाब में कि इन कश्तियों में क्या ख़ास बात थी, ये वजाहत कर दी और कहा, हम मेले की मनादी 1.5 महीने से करा रहे हैं। 1.5 महीने में खबर यूरोप के वस्न तक पहुंच सकती है और वहां से जासूस आ सकते हैं। मुझे यकीन की हद तक शक है कि तमाशाइयों के साथ सलीबियों के जासूस मेले में आ गए हैं। काहिरा में इस वक्त लड़कियां आर्जी तौर पर नहीं, मुस्तकिल तौर पर फ़रोख्त हो रही हैं। सुल्तान समझ सकते हैं कि इनके ख़रीदार मामूली हैसियत के लोग नहीं हो सकते। इन ख़रीदारों में काहिरा के ताजिर, हमारी इंतज़ामिया और फ़ौज के सरबराह और नामी गिरामी बुर्दा फरोश शामिल हैं। बिकने वाली लड़कियों में सलीबियों की जासूस लड़कियां हो सकती हैं और यकीनन होंगी। सुल्तान अयूबी इन इतलाओं से परेशान ना हुआ। बहरा रोम में सलीबियों को शिकस्त दिए तकरीबन 1 साल गुजर गया था। अली बिन सुफियान ने समंदर पार जासूसी का इंतज़ाम कर रखा था जो मजबूत और 100% काबिल एतमाद नहीं था। ताहम ये इतला मिल गई थी कि सलीबियों ने मिस्र में जासूस और तहरीबकार भेज रखे हैं। अभी ये मालूम नहीं हो सका था कि मिस्र के मुतल्लिक इनके मंसूबे क्या हैं। बगदाद और दमिश्क से आने वाली इतलाओं से पता चलता था कि सलीबियों ने ज़्यादातर दबाव इधर ही रखा हुआ है। वहाँ ख़ुसूसन शाम में वो मुसलमान उमरा को अय्याशियों और शराब में डबोते चले जा रहे थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौजूदगी में सलीबी अभी बराह रास्त टक्कर लेने की जुर्रत नहीं कर रहे थे। बहरा रोम में जब सलाहुद्दीन अयूबी ने उनका बेड़ा बामा लश्कर गर्क कर दिया था, उधर अरब में सुल्तान जंगी ने सलीबियों की मुमलिकत पर हमला करके उन्हें सुलह पर मजबूर किया और जजिया वसूल कर लिया था। इस मार्के में बहुत से सलीबी सुल्तान जंगी की कैद में आए थे, जिनमें रेनॉल्ड नाम का एक सलीबी सलार भी था। सुल्तान जंगी ने इन कैदियों को रहा नहीं किया था क्योंकि सलीबियों ने मुसलमान जंगी कैदियों को शहीद कर दिया था। इसके अलावा सलीबी अहद शिकनी भी करते थे। सुल्तान अयूबी को इत्मीनान था कि उधर सुल्तान जंगी सुल्तनत इस्लामिया की पासबानी कर रहा है। फिर भी वो फ़ौज तैयार कर रहा था ताकि सलीबियों से फ़लस्तीन लिया जाए और अरब की सरजमीन को कफ़ार से पाक किया जाए। इसके साथ ही वो मिस्र का दिफा मजबूत करना चाहता था। बेअक वक्त हमले और दिफा के लिए बेशुमार फ़ौज की ज़रूरत थी। मिस्र में भर्ती की रफ्तार सुल्तान अयूबी के इल्ज़ाम के मुताबिक सुस्त थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि सूडानियों की जो फ़ौज तोड़ दी गई थी, इसके कमानदार और अहदेदार देहात में सुल्तान अयूबी के खिलाफ प्रोपोगंडा करते फिर रहे थे। इस फ़ौज में से थोड़ी सी तादाद सुल्तान की फ़ौज में वफादारी का हल्फ उठाकर शामिल हो गई थी। कुछ फ़ौज मिस्र से तैयार कर ली गई थी और कुछ सुल्तान जंगी ने भेज दी थी। मिस्र के लोगों ने अभी ये फ़ौज नहीं देखी थी, ना ही उन्होंने सुल्तान अयूबी को देखा था। सुल्तान अयूबी ने इस मेले का ऐलान करके अपने फ़ौजी सरबराहों और उनके मातहत कमांडारों वगैरह को हदायत दी थी कि वो बाहर से आए हुए लोगों से मिलें और प्यार और मोहब्बत से उनका एतमाद हासिल करें। उन्हें बावर कराएं कि वो उन्हीं में से हैं और हम सब का मकसद ये है कि खुदा और रसूल की सल्तनत को दूर दूर तक फैलाना और इसे सलीबी फितने से पाक करना है। मेले से 1 रोज़ पहले अली बिन सुफियान सुल्तान को जासूसों के ख़तरे से आगाह कर रहा था। इसने कहा, अमीर मोहतरम, मुझे जासूसों का कोई डर नहीं। दरअसल ख़तरा अपने इन कलमा गो भाइयों से है जो कुफार के इस ज़मीन दोज़ हमले को कामयाब बनाते हैं। अगर इनका ईमान मजबूत हो तो जासूसों का पूरा लश्कर भी कामयाब नहीं हो सकता। मेले के तमाशाइयों में जो नाचने वाली लड़कियाँ नज़र आ रही हैं वो सलीबियों का जाल हैं। ताहम मेरा घरों दिन रात मसरूफ़ है। अपने आदमियों से ये कह दो कि किसी जासूस को जान से ना मारें। सुल्तान अयूबी ने कहा, जिंदा पकड़ो। जासूस दुश्मन के लिए आंख और कान होता है, लेकिन हमारे लिए वो जुबान है। वो तुम्हें उनकी खबरें देगा जिन्होंने उसे भेजा है। मेले की सुबह तलू हुई वो मैदान बहुत ही वसी था, जिसके 3 इतराफ तमाशाइयों का हजूम था। जिस तरफ रेत के टीले थे उस उत्तर किसी को नहीं जाने दिया गया था। जंगी दफ बजने लगे। घोड़ों के टापों की आवाज़ें इस तरह सुनाई दी जैसे सैलाबी दरिया आ रहा हो। गर्द आसमान की तरफ उठ रही थी। ये 2000 से ज़्यादा घोड़े थे। पहला घोड़ा सवार मैदान में दाखिल हुआ। ये सलाहुद्दीन अयूबी था। इसके दोनों तरफ अलमदार थे और पीछे सवारों का दस्ता था। घोड़ों पर फूलदार चादरी डाली गई थी। हर सवार के हाथ में बिरछी थी। बिरछी के चमकते हुए फल के साथ रंगीन कपड़े की छोटी सी झंडी थी। हर सवार की कमर से तलवार लटक रही थी। घोड़े धुलकी चाल आ रहे थे। सवार गर्दनें ताने और सीने फैलाए बैठे थे। उनके चेहरों पर जलाली तासुर था। यूं मालूम होता था जैसे ये तमाशाइयों के दम बहुत हजूम से आला व बरतर हों। उनकी आन बान देखकर तमाशाइयों पर खामोशी तारी हो गई थी। इन पर रौब छा गया था।
तमाशाई नीम दायरे में खड़े थे। इनके पीछे तमाशाई घोड़ों पर बैठे थे और इनके पीछे के तमाशाई ऊँटों पर बैठे थे। एक एक घोड़े और एक एक ऊँट पर दो दो तीन तीन आदमी बैठे थे। इनके आगे एक जगह शामियाना लगाया गया था जिसके नीचे कुर्सियां रखी थीं। यहाँ ऊंची हैसियत वाले तमाशाई बैठे थे। इनमें ताजिर भी थे, सुल्तान की हुकूमत के अफसर और शहर के मोअज़्ज़िन भी। इनमें काहिरा के मस्जिदों के इमाम भी थे। उन्हें सबसे आगे बिठाया गया था क्योंकि सुल्तान अयूबी मजहबी पेशवाओं और उलमा का इस कदर एहतराम करता था कि इनकी मौजूदगी में इनकी इजाज़त के बगैर बैठता नहीं था। इनमें सुल्तान के वो अफसर भी बैठे थे जो इंतज़ामिया के थे, लेकिन इनका ताल्लुक़ फ़ौज से था। सुल्तान ने उन्हें ख़ास तौर पर कहा था कि इन जमा में बैठकर इनके साथ दोस्ती पैदा करें। इनमें खादिमुद्दीन अल बर्क था। अली बिन सुफियान के बाद ये दूसरा आदमी था जो सुल्तान अयूबी के खुफिया मंसूबों, मुमलिकत और फ़ौज के हर राज से वाकिफ़ था। इसका काम ही ऐसा था और इसका ओहदा सलार जितना था। जंग के मंसूबे और नक्शे इसी के पास होते थे। इसकी उम्र 40 साल के करीब थी। वो अरब के मर्दाना हुस्न और जलाल का पैकर था। जिस्म तवाना और चेहरा हशाश वशात था। अलबर्ग के साथ एक लड़की बैठी थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो नौजवान थी। लड़की के साथ एक आदमी बैठा था जिसकी उम्र 60 साल से कुछ ज़्यादा थी। वो कोई अमीर कबीर लगता था। अलबर्ग कई बार इस लड़की की तरफ देख चुका था। एक बार लड़की ने भी इसे देखा तो मुस्कुरा दी, फिर इसने बूढ़े की तरफ देखा तो इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। घोड़े तमाशाइयों के सामने से गुजर गए तो शुतर सवार आ गए। ऊँटों को घोड़ों की तरफ रंगदार चादरों से सजाया गया था। हर सवार के हाथ में एक लंबा नेज़ा और इसके फल से ज़रा नीचे 3-3 इंच चौड़े और 1.5 फुट लंबे दो रंगे कपड़े झंडियों की सूरत तरफ बंधे हुए थे। हवा में वो फड़फड़ाते बहुत ही खूबसूरत लगते थे। हर सवार के कंधों से एक कमान, अवेज़ा और ऊँट की ज़ैन के साथ रंगीन तुर्किश बंदी थी। ऊँटों की गर्दनें हम खाकर ऊपर को उठी हुई और सर जैसे फ़ख्र से ऊंचे हो गए थे। सवारों की शान निराली थी। घुड़सवारों की तरह हर शुतर सवार सामने देख रहा था। उनकी आंखें भी दाएं बाएं नहीं देखती थी। ये ऊँट उन्हीं ऊँटों जैसे थे जिन पर तमाशाई बैठे हुए थे, लेकिन फ़ौजी तरतीब, फ़ौजी चाल और फ़ौजी सवारों के नीचे वो किसी और जहां के लगते थे। अलबर्ग ने अपने पास बैठी हुई लड़की को एक बार फिर देखा। आपके लड़की ने इसे आंखों में आंखें डालकर देखा। इसकी आंखों में ऐसा जादू था कि अलबर्ग ने अपने आप में बिजली का झटका महसूस किया। लड़की के होंठों पर शर्म और हया का तबस्सुम आ गया और इसने अपने पास बैठे हुए बूढ़े को देखा तो इसका तबस्सुम नफरत में बदल गया। अलबर्ग की एक बीवी थी जिसमें से उसके 4 बच्चे थे। वो शायद इस बीवी को भूल गया था। वो लड़की के इस कदर करीब बैठा था कि लड़की का उठा हुआ रेशमी निकाब हवा से उड़कर कई बार अलबर्ग के सीने से लगा। एक बार इसने निकाब हाथ से परे किया तो लड़की ने शर्माकर माजरत की। अलबर्ग मुस्कुराया, मुंह से कुछ न कहा। शुतर सवारों के पीछे प्यादा फौज आ रही थी। इनमें तीर अंदाजों और तेग जनों के दस्ते थे। उनकी एक ही जैसी चाल, एक ही जैसे हथियार और एक ही जैसा लिबास तमाशाइयों पर वही तासुर तारी कर रहा था जो सुल्तान अयूबी करना चाहता था। सिपाहियों के चेहरों पर तंदुरुस्ती और तवानाई की रौनक थी और वो खुश व खुर्रम और मुतमईन नजर आते थे। ये सारी फौज नहीं थी, सिर्फ मुंतहिब दस्ते थे। इनके पीछे मंजनें आ रही थीं जिन्हें घोड़े घसीट रहे थे। हर मंजनेक दस्ते के पीछे एक एक घोड़ गाड़ी थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर और हांडियों की किस्म के बर्तन रखे थे। इनमें तेल जैसी कोई चीज़ भरी हुई थी जो मंजिकों से फेंकी जाती थी। जहाँ ये बर्तन गिरता था वो कई टुकड़ों में टूटकर सियाल मादे को बहुत सी जगह पर बिखेर देता था। इस पर आतिशें तीर चलाए जाते तो सियाल मादा शोले बन जाता था। सुल्तान अयूबी की क़यादत में ये सवार और प्यादा दस्ते नीम दायरे में खड़े और बैठे हुए तमाशाइयों के आगे से दूर आगे निकल गए। सलाहुद्दीन अयूबी रास्ते में से वापस आ गया। उसके घोड़े के आगे लंबरदारों के घोड़े दाएं बाएं और पीछे मुहाफिजों के घोड़े और उनके पीछे नायब सालारों के घोड़े थे। सुल्तान ने घोड़ा रोक लिया, कूद कर उतरा और तमाशाइयों को हाथ हवा में लहरा लहरा कर सलाम करता शामियाने के नीचे चला गया। वहाँ बैठे हुए तमाम लोग उठ खड़े हुए। सुल्तान अयूबी ने सबको सलाम किया और अपनी नशिस्त पर बैठ गया। सवार और प्यादा दस्ते दूर आगे जाकर टीलों के अकब में चले गए। मैदान खाली हो गया। एक घोड़ा सवार सरपिट घोड़ा दौड़ाता आया। इसके आगे एक हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे में ऊँट की रस्सी थी। ऊँट घोड़े की रफ्तार के साथ दौड़ाता आ रहा था। मैदान के वस्त में आकर घोड़सवार घोड़े पर खड़ा हो गया। इसने बांकें छोड़ दी। वो उछलकर ऊँट की पीठ पर खड़ा हो गया। वहां से कूदकर घोड़े पर सवार हुआ। घोड़े और ऊँट की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था। घोड़े की पीठ से वो ऊँट की पीठ पर चला गया और दूर आगे जाकर गायब हो गया।
हातिम उद्दीन अलबर्क दाएं को ज़रा सा झुका। उसके मुंह और लड़की के सर के दरमियान 2-3 इंच का फासला रह गया था। लड़की ने इसे देखा। अलबर्क मुस्कुराया। लड़की शर्मा गई। बूढ़े ने दोनों को देखा। इसके बूढ़े माथे के शिकन गहरे हो गए। अचानक टीलों के पीछे से हांडियों की तरह के मट्टी के वो बर्तन जो घोड़ा गाड़ियों पर लदे हुए थे ऊपर को जाते, आगे आते और मैदान में गिरते नजर आए। बर्तन टूटते थे तो तेल उछलकर बिखर जाता था। कमोबेश 100 बर्तन गिरे और उनसे निकला हुआ मादा तकरीबन 100 गज लंबाई और इसी कदर चौड़ाई में बिखर गया। एक टीले पर 6 तीर अंदाज नमूदार हुए। उन्होंने जलते हुए फलीतों वाले तीर चलाए जो सयाल मादे वाली जगह खड़ गए। फौरन वो तमाम जगह एक ऐसा शोला बन गई जो घोड़े की पीठ तक बुलंद और कोई 100 गज तक फैला हुआ था। एक तरफ से 4 घोड़सवार घोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ाते आए। शोले के करीब आकर वो रुके नहीं, रफ्तार कम भी न की। चारों शोले में चले गए। तमाशाई दम बहुत थे कि वो जल जाएंगे, मगर वो इतने वसी शोले में दौड़ते नजर आ रहे थे। आखिर वो चारों शोलों में से निकल गए। तमाशाइयों ने दादो तहसीन का वो शोर बुलंद किया कि आसमान फटने लगा। 2 सवारों के कपड़ों को आग लग गई थी। दोनों भागते घोड़ों से रेत पर गिरे और थोड़ी दूर लड़खानियां खाते गए। इनके कपड़ों की आग बुझ गई। अलबर्क इस शोरगुल और सवारों के कमालात से नजरें फेरे हुए लड़की को देख रहा था। लड़की इसकी तरफ देखती और जरा सा मुस्कुराकर बूढ़े को देखने लगती। बूढ़ा उठकर जाने क्यों चला गया। लड़की इसे जाता देखती रही। अलबर्क को मालूम था कि लड़की बूढ़े के साथ आई है। इसने लड़की से पूछा, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ चले गए हैं? ये मेरा बाप नहीं, लड़की ने जवाब दिया, मेरा खामंद है। खामंद? अलबर्क ने हैरत से पूछा, क्या ये शादी तुम्हारे वालिदैन ने कराई है? इसने मुझे खरीदा है, लड़की ने उदास लहजे में कहा। वो कहाँ गया है? अलबर्क ने पूछा। नाराज होकर चला गया है, लड़की ने जवाब दिया। इसे शक हो गया है कि मैं आपको दिलचस्पी से देखती हूँ। क्या तुम वाकई मुझे दिलचस्पी से देखती हो? अलबर्क ने रुमानी अंदाज से पूछा। लड़की के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। धीमी सी आवाज़ में बोली, मैं इस बूढ़े से तंग आ गई हूँ। अगर किसी ने मुझे इससे निजात ना दिलाई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।